नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर नूह के उमरी गांव के पास एक रोल्स रॉयस तेल टैंकर से टकरा गई। टैंकर में जो लोग सवार थे, 2 लोग उनकी मौत हो गई। कार में जो लोग सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। 4 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। धू धू कर जलती ये कार रोल्स रॉयस है। जलने के बाद अब राख में तब्दील है। बस कुछ निशान ही बचे हैं। आग ऐसी थी कि कुछ पल में ही कार राख में तब्दील हो गई। इसमें सवार 3 लोगों को किसी तरह से निकलने में कामयाबी मिली। गंभीर रूप से घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। यहाँ पर एक एक करके अगर चीजों को दिखाएं आप, ये अभी तक जो बदबू है वो एक तरीके से जलने की बदबू आ रही है। ये नंबर प्लेट है, आप इसको गौर से देखिए जो यहाँ पे है। पुलिस इस बात को लेकर पता लगा रही है कि आखिर कौन लोग इसमें सवार थे, लेकिन जिन 2 लोगों की जान गई वो 2 लोग इस जो ऑयल टैंकर है, जो एक्सप्रेसवे पे अलग अलग पॉइंट्स पे ऑयल की सप्लाई करता था टैंकर, इसमें जो इसके चालक और परिचालक थे उनकी मौत हो गई और साथ में एक शख्स जो है वो घायल है। अपने ट्रक वहाँ रुकी, वहाँ से यू टर्न के लिए वेट कर रही थी और उसने देखा पीछे तक खाली था रोड, कोई नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी उसने आके सीधा यहाँ टक्कर मारा। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे है। दिल्ली से रास्ता इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से रास्ता जो है वो जयपुर की तरफ होते हुए आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पर दरअसल एक यू टर्न है और इस यू टर्न पे ये बताया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि ऑयल टैंकर यहाँ से यू टर्न ले रहा था और उसी वक्त तेज रफ्तार से आ रही रोल्स रॉयस कार ने उसके पीछे से हिट किया। अपने कर्मचारी के जाने का गम पेट्रोलिंग टीम के लोगों को है। बताते हैं कि तेज रफ्तार यहाँ आम है, इस रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। जो एक्सीडेंट हुआ, जो 2 व्यक्ति हमारे एम्प्लॉय कर्मचारी डेथ कर गए, बहुत दुख की बात है और रिपोर्ट में भी नेगेटिव दिखाया गया उसको जी। तो वो मुझे बहुत पछतावा, क्योंकि एक गरीब कर्मचारी है हम ही लोग की तरह, और नेगेटिव अगर दिखाया जाए तो उनको क्या मिलेगा आप बताइए। मतलब गलती नहीं, ऑयल टैंकर वालों की नहीं, ऑन ड्यूटी थे वो और गलती टैंकर की नहीं थी, टैंकर की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने इतना ओवर स्पीड के दौरान उनको रुकना भी चाहिए था, हम लोग भी पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने अपना सेफ्टी देखते हुए निकला। दुर्घटना को लेकर मेवात के नूह के तहत आने वाला नगीना थाना जांच में तो जुटा है, मामला भी दर्ज है, पर मंगलवार को हुई दुर्घटना को लेकर अब तक जानकारी नहीं कि कार किसकी थी और उसमें सवार लोग कौन थे। वो वहाँ उन्होंने दिल्ली हाईवे वालों ने कट बना हुआ, तो वहाँ से वो गाड़ियाँ वो यू टर्न लगती है, तो उसका भी तस्दीक कर रहे हैं, तफ्तीश जारी है। और उसमें ऑयल टैंकर में पीछे से टक्कर हुई रोल्स रॉयस। हाँ, साइड में टक्कर हुई है जी, साइड में टक्कर हुई है। मामला किन किन धाराओं में दर्ज है? मामला 279, 337, 304 ए IPC जी के तहत दर्ज किया गया है और तफ्तीश जारी। अभी 2 इंजर्ड हैं, हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बयान लेते हैं, जैसा कार्रवाई होगा हम लाएंगे। ये वो मंजर है जो यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर तस्वीर के तौर पर फिलहाल आपके सामने में है और इसमें 2 लोगों की जान भी चली गई। पुलिस अपने तरफ से तफ्तीश जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल कौन लोग कार में सवार थे इसकी जानकारी पुलिस के पास भी नहीं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और अब आइए आपको बताते हैं रोल्स रॉयस में कौन कौन से अहम फीचर्स होते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जब तेजी से ब्रेक दबाए जाते हैं, किस टायर ने घूमना बंद किया सिस्टम पहचान लेता है। ब्रेक प्रेशर कम करके सिस्टम टायर को घूमने देता है, कार फिसलती और पलटती नहीं है। स्टेबिलिटी कंट्रोल, ड्राइवर की हैंडलिंग लिमिट को भांपता है। इंजन की ताकत कम कर देता है, कार के ब्रेक्स धीरे से लगाने लगता है। फ्रंट इंपैक्ट एयरबैग्स, सामने से होने वाली ये टक्कर के लिए है, अगले यात्रियों की जान बचाते हैं, सिर और शरीर के बाकी हिस्सों के लिए। साइड इंपैक्ट एयरबैग्स, साइड से टक्कर होने पर काम आते हैं, मुख्य रूप से यात्रियों के सिर की सुरक्षा के लिए ये होते हैं। ओवरहेड नी एयरबैग्स, कार पलटने की नौबत आने पर ये काम आते हैं। ओवरहेड एयरबैग्स छत पर खुलते हैं, नी एयरबैग्स घुटनों के लिए होते हैं। एंटी विप्लैश, कार को पीछे से टक्कर लगने पर काम आता है, गर्दन को झटका लगने से बचाता है। प्रिटेंशनर्स, टक्कर के वक्त सीट बेल्ट को कस देते हैं, आगे की ओर लगने वाले तेज झटके से ये बचाता है। और सिक्योरिटी सिस्टम, रोल्स रॉयस में तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है, टक्कर होने से पहले ही ये सतर्क हो जाता है।
और मुंबई से जुड़ी अब एक दिलचस्प खबर। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की 2 रिपोर्ट सामने आई हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि मुंबई वासी औसतन अपनी आधी से ज्यादा कमाई ईएमआई चुकाने में लगा देते हैं। दूसरी रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में जो अलग अलग शहर हैं जहां प्राइम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं, उनमें मुंबई 6ठे नंबर पर है। देखिए रिपोर्ट। सपनों का शहर मुंबई। इस शहर में घर खरीदने से पहले रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया की नई रिपोर्ट देख लीजिए। इसमें प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स और अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स बनाया गया है, जो बताता है कि मुंबई में घर खरीदना जेब पर सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई में होम लोन लेने वालों की आय का औसतन 55% हिस्सा ईएमआई में निकल जाता है। अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में हैदराबाद को देश का दूसरा, राजधानी दिल्ली को तीसरा, तमिलनाडु बेंगलुरु को चौथा, तो महाराष्ट्र के पुणे को 5वां सबसे महंगा शहर बताया गया है। अहमदाबाद को किफायती शहर के रूप में दिखाया गया है, जहां आय का 23% घर की ईएमआई के रूप में चुकाना पड़ता है। इसी के साथ ही 2023 की दूसरी तिमाही अप्रैल जून में 3 भारतीय शहरों में प्रमुख आवासीय कीमतों में वृद्धि देखी गई है। दरअसल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक का प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक है, जो दुनिया भर के 46 शहरों में प्रमुख आवासीय कीमतों के उतार चढ़ाव पर नजर रखता है। इसमें दुनिया भर में दुबई 48.8% सालाना वृद्धि के साथ सबसे ऊपर है। जहां तक भारत का सवाल है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के मुताबिक मुंबई ने 2023 की दूसरी तिमाही में कीमतों में 6ठी सबसे ऊंची वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। मुंबई में प्रमुख आवासीय कीमतें साल दर साल 5.2% बढ़ी। 2023 की दूसरी तिमाही में 3.6% की वृद्धि के साथ बेंगलुरु 20वें स्थान पर रहा और नई दिल्ली 0.2% की वृद्धि के साथ 26वें स्थान पर रही। इतना ही नहीं, मुंबई के लिए 2024 में प्रमुख आवासीय कीमतों में 5% की वृद्धि का अनुमान भी लगाया गया है। मैराथन रियल्टी के एमडी मयूर शाह बताते हैं कि कीमतें 5% अनुमान से भी ऊपर बढ़ सकती हैं। हालांकि मुंबई के आसपास के इलाकों की बढ़ी कनेक्टिविटी घर का सपना आसान कर रही है। दिन मुंबई वी हैव टू पे लॉट्स ऑफ प्रीमियम। जो प्रीमियम पेमेंट जो हमको देना है वो भी इट इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग लैंड रेट। तो अभी वो हिसाब से इनपुट कॉस्ट तो बढ़ी गई है, तो वो हिसाब से 5% मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी कम है। मैं तो देख रहा हूँ कि शायद ये और ज़्यादा 10-12% तक इंक्रीज हुए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। यदि थाना है, कल्याण डोंबिवली है, आज भी आप 45 लाख में 1 बेडरूम मिल सकता है और 60 लाख में 2 BHK मिल सकता है। लेकिन आज उसकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, जो 1.5 घंटा लग रहा है, जो फ्यूचर में वही चीज़ आप 45 मिनट्स में कनेक्ट होने वाले हो। तो वो अभी बहुत दूर नहीं है। 1 या तो 2 साल में मुंबई MMR का जो 130 किलोमीटर ऑफ मेट्रो विथ द एग्जिस्टिंग जो अपनी सेंट्रल एंड वेस्टर्न लाइन है उससे कनेक्ट हो रही है, विच विल गिव अ वेरी बिग बूस्ट टू द इवन द पेरिफेरल एरिया जो पहले दूर माने जाते थे, वो अभी दूर नहीं रहने वाले हैं। मुंबई से सटे इलाकों के साथ मुंबई को जोड़ने के लिए बढ़े निर्माण कार्य संकेत दे रहे थे कि शायद शहर में आशियाने की कीमतों में थोड़ी राहत मिल जाए, पर ऐसे आंकलन माया नगरी को माया जाल में ही फंसा दिखाते हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कई घर तबाह हो रहे हैं, फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड। किस तरह से ये घटनाएं और ये परिस्थिति पर्यावरणविदों के साथ ही सरकार को चिंतित कर रही हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल और उत्तराखंड में जमीन धसकने की ऐसी कई घटनाओं ने पर्यावरणविदों के साथ ही सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाल के कई भूस्खलन इस बात के सबूत हैं कि हिमालय में इंसानी गतिविधियों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की वजह से भी इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। इसका मेन वजह यही है क्या, फर्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर, सेकेंड आई विल ऑल्सो ऐड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, थर्ड जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रेजेंट डे में जो एक्सेसिव रेनफॉल, जो एक्सेसिव इवेंट हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट, एक्सेसिव रेनफॉल, एक्सेसिव स्नोफॉल, ये भी उसी जगह को थोड़ा कमजोर कर रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, आज का नहीं है, हम बहुत सालों से देख रहे हैं। वहाँ पर टेम्परेचर का बदलाव किस तरह से आ रहा है, ठंडा में बहुत ठंडा हो जा रहा है, गर्मी में बहुत गर्म हो जा रहा है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी आप कहेंगे जो हमने इसको तो रूल आउट नहीं कर पाएंगे। जब भी एक हिमालय पैदा होता है
वो कितना ऊंचाई तक जाएगा, वो नीचे से उसको स्टेबल मेंटेन करके ही जाता है। अगर वो स्टेबिलिटी नहीं होगा, वो शुरू में जब पैदा होगा तभी वो गिर जाएगा। भूस्खलन की वजह एक नहीं कई है। अचानक से एक ही जगह पर भारी बारिश का होना भी इनमें से एक वजह है। Another important factor जो also playing role for this, वो है जो नेचुरल एक्टिविटी, बिकॉज ये लोग सब टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन में है, सेस्मिक जोन 4-5 में है। तो इंटरनली इवन if बड़ा मैग्नीट्यूड आपको एक नहीं भी आए, छोटे मैग्नीट्यूड आते रहता है, वो भी जो सरफेस का रॉक है उस रॉक को थोड़ा कमजोर करते हैं। वो कमजोर का वजह से, हेवी रेन का वजह से वहां पर हमारा आजकल लैंडस्लाइड उत्तराखंड में भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। वहीं उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग लैंडस्लाइड को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इस बार जो हमारे जो लैंडस्लाइड या लैंड स्लिप हुए हैं उसका हम एक स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ पर हुए हैं, उसके पास क्या कोई नदी थी जिसके कारण टो इरोजन हुआ है और स्लिप सर्किल क्रिएट हुआ है, क्या कोई रोड था जिसके कारण रोड कटिंग के कारण स्लिप सर्किल क्रिएट हुआ है, या कोई हेवी कंस्ट्रक्शन था जो स्लोप ज्यादा रहने के कारण वहाँ स्लिप सर्किल क्रिएट हुआ है, या कोई और रीजन रहा, अपने आप ही भूदसाव हो गया, उसका हम लोग परीक्षण करेंगे क्या कारण रहा। जनरलाइज जो पूरे उत्तराखंड के लिए कार्रवाई हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारी कोई भी इंटरवेंशन हो उसमें लैंडस्लाइड स्लिप क्रिएट ना हो, इसके लिए डीपीआर में ही उसकी व्यवस्था की जाए। हर जगह कुदरत के साथ खिलवाड़ चल रहा है, कुदरत सह रही है, लेकिन जिस दिन उसे गुस्सा आता है तो फिर हर तरफ तबाही ही दिखती है। उत्तराखंड और हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्र अभी युवा है। पिछले कुछ सालों में संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में कई बड़े निर्माण और बड़ी परियोजनाओं पर काम हो रहा है, तो वहीं ग्लोबल वार्मिंग भी सीधा हिमालय क्षेत्र पर असर डाल रही है, जो एक खतरे का अलार्म है। यानी जल्द ही पर्यावरण के अनुकूल विकास नहीं किया गया तो आने वाले समय में इंसानों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और अब आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय की, जहां 17 साल के छात्र की मौत के मामले में प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्र को हॉस्टल में बिना कपड़ों के घुमाया गया था। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक रैगिंग ली गई थी। इस दौरान छात्र बचने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक भागता रहा। सूत्रों के मुताबिक छात्र पर समलैंगिक फप्तियां भी कसी गई थी। जादवपुर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के छात्र की 9 अगस्त को मौत हो गई थी। उसके हॉस्टल के 2nd फ्लोर से गिरने की बात सामने आई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि छात्र के साथ रैगिंग और यौन उत्पीड़न किया गया था। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और भारतीय कुश्ती संघ को बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता खत्म कर दी है। अब भारतीय झंडे के नीचे खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे। दरअसल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई को WFI को चिट्ठी लिखकर कहा था कि 15 जुलाई तक फेडरेशन के चुनाव करवाएं, नहीं तो WFI को सस्पेंड कर देंगे। लेकिन भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव बार बार टलते रहे और आखिरकार भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता खत्म कर दी गई है। अगले ही महीने कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए ये बड़ा झटका है। आपको बता दें कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद खेल मंत्रालय ने WFI के पदाधिकारियों को सस्पेंड कर एक एडहॉक कमेटी बना दी थी। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। दिखाएंगे आपको सिटी सेंटर शो में एक ब्रेक के बाद किसे कौन सा अवार्ड मिला। और मैग्नस कार्लसन ने शतरंज वर्ल्ड कप जीता है। उप विजेता रहे प्रज्ञा आनंद, जिन्होंने एनडीटीवी से बात की और बताया कि उनका फाइनल खेलने का अनुभव कैसा रहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत में कई शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं। During this tournament and the World Chess Championship, any moment you would like to relive and tell us what was a very difficult or a nervous moment or something special, the memory that you have, or what was the most difficult time that you had during this? Yeah, I think all the matches are very difficult, and like everyone comes here with their full prep, and it's very difficult to beat even one opponent. And I'm very happy that I managed to come to the finals. And I think this whole tournament has been a last question, if you allow very me. good.
Yeah, Pragya, what's next? What's your next target now? Next target, yeah, I have just candidates coming up next year. So yeah, that will be my next big thing. But I've been also playing, like I have other tournaments as well coming up. So yeah, I want to do well there.